हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एक्सट्रोवर्ट मेंटोर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आधुनिक भारत की एक नई किताब जो एक संपूर्ण हो सकती है। यानी आप इस किताब को मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप एक बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे हैं। ये बौद्धिक प्रकाशन की किताब है परीक्षा वाणी की। बहुत अच्छी किताब है और उसी में हम आज अध्याय वन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अध्याय वन में हम पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में मुख्यतः दो भागों से विदेशी प्रवेश कर रहे थे। प्रथम था उत्तर पश्चिम सीमा को पार कर और दूसरा था समुद्री मार्ग द्वारा। यूरोप के व्यापारिक संबंध प्राचीन काल में यूनानियों के समय से ही था। मतलब यूरोप के साथ भारत का जो व्यापारिक संबंध था वो प्राचीन काल में यूनानियों के समय से ही था। स्थल और जल दोनों ही व्यापारिक मार्ग के रूप में प्रयोग किए जा रहे थे। स्थल मार्ग बाल्कन प्रदेशों से टर्की, फारस, ईरान, इराक होता हुआ अफगानिस्तान पहुंचता था और उसके बाद खैबर, कुर्रम, बोलन तथा गोमल आदि दर्रों से होता हुआ भारत तक पहुंचता था। जो स्थल मार्ग था वो खैबर, कुर्रम, बोलन तथा गोमल दर्रों से होता हुआ भारत पहुंचता था। दूसरी ओर जल मार्ग भूमध्य सागर अथवा काला सागर द्वारा लाल सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर होता हुआ भारत पहुंचता था। ये व्यापारिक मार्ग 14वीं सदी तक निर्बाध चलते रहे, किंतु ज्यों-ज्यों 15वीं सदी में अरबों का प्रवाह बढ़ता गया त्यों-त्यों ये मार्ग असुरक्षित होने लगे और उसी क्रम में 1453 में उस्मानिया सल्तनत तुर्क ने कुस्तुनतुनिया जीत लिया और धीरे धीरे संपूर्ण दक्षिण पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व यूरोप पर अधिकार कर लिया। इससे यूरोप के एशिया व पूर्वी देशों के व्यापार करने के स्थल मार्ग और उनका एकाधिपत्य हो गया और ये मार्ग यूरोपीय जातियों के लिए बिल्कुल बंद हो गए और इसका कारण यूरोपीय प्रदेशों को भारत और पूर्वी एशिया के साथ व्यापार करने के वैकल्पिक जलमार्ग की खोज करने की आवश्यकता हुई। यूरोप गर्म मसालों के लिए दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर निर्भर था। इस कारण नवीन जलमार्ग की खोज करने के लिए आवश्यक थी। भारत एक ऐसा देश था जो धनवान था और जहां से गर्म मसाले भी प्राप्त कर सकते थे। इस कारण भारत से व्यापार करने की उनकी प्रबल इच्छा थी और 15वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में कुछ भौगोलिक खोजों का संसार के विभिन्न देशों से व्यापारिक संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा और इन खोजों से संसार के अनेक देश आपसी संपर्क स्थापित हुए। अनेक देशों में आपसी संपर्क स्थापित हुए। इसी प्रयास में कोलंबस स्पेन से भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने चला, किंतु 1492 में अमेरिका पहुंच गया और इस प्रकार अमेरिका की खोज हुई। बार्थोलोम्यू डियाज 1487 में आशा अंतरीफ, जिसे उसने तूफानी अंतरीफ कहा, केप ऑफ गुड होप पहुंच गया। उसके 10 वर्ष बाद 1497 में दूसरा पुर्तगाली कैप्टन वास्को डे गामा पुर्तगाल से चलकर अपनी आशा अंतरीप से, जिसे उत्तमाशा अंतरीप भी कहते हैं, को पार करता हुआ आगे पूर्व की ओर बढ़ा और अहमद इब्न मजीदी नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 20 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट बंदरगाह कालीकट पहुंच गया और इस प्रकार भारत के लिए एक नया यूरोपीय समुद्री मार्ग की खोज हुई और इसे केप ऑफ होप गुड मार्ग का नाम दिया गया। भारत में यूरोप वासियों के आने से क्रम में सर्वप्रथम पुर्तगाली थे और इसके बाद क्रम से डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी थे। और इस बात का ध्यान रखना कि अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से पहले हो चुकी थी। डच आए बेशक पहले थे, लेकिन कंपनी की स्थापना की बात करें तो अंग्रेजों की कंपनी की पहले की स्थापना पहले हो चुकी थी। अब पुर्तगाल को पढ़ते हैं, पोर्टुगीज। प्रथम यूरोपियन जिसने यूरोप के से भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की थी, यानी इन्होंने भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की और वास्को डे गामा पुर्तगाली नागरिक था और वह सबसे पहले 1498 में और वह कालीकट के कप्पकडाबू नामक बंदरगाह पर अपना बेड़ा उतारा, जहां के हिंदू शासक जमोरिन ने सद्भावनापूर्ण ढंग से उसका स्वागत किया। किंतु कालीकट में बसे हुए अरब व्यापारियों ने उसके प्रति वैमनस्य का रवैया अपनाया और ज्ञातव्य है कि वास्को डे गामा पुर्तगाल के शासक डॉन हेनरिक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। वास्को डे गामा डॉन हेनरिक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। वह भारत से लौटते समय
जो काली मिर्च अपने साथ लेके गया था, जब वास्को डी गामा भारत से लौटा तो वह अपने साथ काली मिर्च लेके गया था, उसे 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ और जिससे अन्य पुर्तगालियों को प्रोत्साहन मिला। 1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली अभियान के तहत पेड्रो अल्वारेज कैब्राल 13 जहाजों के बेड़े के साथ नायक बनकर आया था। यानी द्वितीय पुर्तगाली था जो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल आया था और उसका अरब व्यापारियों के साथ भीषण संघर्ष हुआ। जो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल आया उसका अरब व्यापारियों के साथ संघर्ष भी हुआ और अंततः अरब व्यापारी पराजित हुए। अरबों को पराजित करने के बाद कैब्राल ने कोचिन और कैनानोर के शासकों के साथ मित्रता स्थापित की और बाद में उसने यह अनुभव किया कि क्षेत्रीय राजाओं के आपसी विवाद से लाभ उठाकर शक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित किया जा सकता है और यही धारणा बाद में पुर्तगाली नीति का आधार बनी। अब वास्को डी गामा था 1502 में पुनः भारत आया और 1503 में पुर्तगालियों की कोचीन में पहली फैक्ट्री की स्थापना की गई। ध्यान रखना, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोचीन में 1503 में बनी और 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की गई। पुर्तगालियों ने पूर्वी जगत में यूरोप के मध्य होने वाले संपूर्ण व्यापारिक पर एकाधिकार के उद्देश्य से 1505 में एक नई नीति अपनाई जिसके अंतर्गत 3 वर्ष के लिए गवर्नर को नियुक्त किया गया और सर्वप्रथम इस पद के लिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को चुना गया। और धातुबद्ध है कि वास्को डी गामा भारत में कुल 3 बार आया और यह तीसरी बार 5 सितंबर 1524 को पुर्तगाली वायसराय के रूप में आया और यहीं पर दिसंबर 1524 में कोचीन में वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई। तो वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया? 3 बार भारत आया। वास्को डी गामा 3 बार भारत आया। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की बात करते हैं अब, जो 1505 से 9 तक गवर्नर रहा था, वायसराय, पुर्तगाली वायसराय। यह भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर था और इसका मुख्य उद्देश्य पुर्तगालियों के दक्षिण पूर्वी एशिया के व्यापार को सुरक्षित करना था और इसके निमित्त उसने नीले जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। उसने भारत में पुर्तगाली राज्य स्थापित करने के प्रयत्न आरंभ किया था और 1505 में अंजी द्वीप, कन्नूर और किल्बा में दुर्ग स्थापित किए और 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने गुजरात 1509 में अल्मीडा ने गुजरात, तुर्की और मिस्र के संयुक्त बेड़े को पराजित किया और इस विजय के परिणाम स्वरूप पुर्तगाली नौसेना हिंद महासागर में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गई और आने वाले कुछ समय के लिए हिंद महासागर पुर्तगाली महासागर बनके रह गया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 15 तक गवर्नर बनकर आया। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक नींव डालने वाला अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, यानी पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही माना जाता है, जो सर्वप्रथम 1503 में एक जहाजी बेड़े का नायक बनकर भारत आया और उसी समय 1503 में उसने कोचीन में पुर्तगालियों के प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया। यानी 1503 में कोचीन के प्रथम दुर्ग का निर्माण भी अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कराया। 1509 में वह भारत में पुर्तगालियों का गवर्नर नियुक्त हुआ, यानी 1509 में वह भारत में पुर्तगालियों का गवर्नर नियुक्त हुआ। 1510 ईस्वी में गोवा के समृद्ध बंदरगाह पर अधिकार कर लिया, जो उस समय बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह सुल्तान के अधीन था। यानी 1510 में इसने गोवा जीता। उसके समय में पुर्तगाली भारत की सबसे शक्तिशाली जल शक्ति बन चुके थे और पश्चिमी समुद्री तट पर उनकी तूती बुनने लगी थी। गोवा को अपने अधीन करने के साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई और 1511 ईस्वी में अल्बुकर्क ने मलक्का और 1515 में फारस की खाड़ी अवस्थित हॉर्मुज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। यानी 1511 में इन्होंने मलक्का पर अधिकार किया और 1515 में इन्होंने हॉर्मुज जलसंधि हॉर्मुज बंदरगाह था उस पर अधिकार कर लिया। अब अल्बुकर्क ने स्थायी पुर्तगाली आबादी बसाने की दृष्टिकोण से स्वदेशियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। यानी इसने भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया इसने, लेकिन वह मुसलमान को काफ़ी परेशान करता था। उसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा बंद करवा दिया और इस प्रकार वह राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी था और सही माने में वह भारत में पुर्तगाली शासन का वास्तविक संस्थापक था। यानी पुर्तगाली राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही माना जाता है। अब इसके बाद आता है नूनो दी कुन्ना।
या नीनो दी कुन्ना। अल्बुकर्क के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर नीनो दी कुन्ना था, जिसे 1529 ईस्वी में भारत में कार्यभार ग्रहण किया गया और उसने मुगल सम्राट हुमायूं और गुजरात के बहादुर शाह के बीच संघर्ष का लाभ उठाकर 1534 में बसीन और 1535 में दीप पर अधिकार कर लिया। यानी बसीन और दीप को किसने जीता? नीनो डी कुन्ना। नीनो डी कुन्ना ने 1534 में बसीन और 1535 में दीप पर अधिकार कर लिया। कुन्ना ने 1530 ईस्वी में शासन का मुख्य केंद्र कोचीन के स्थान पर गोवा को बना दिया। नीनो डी कुन्ना की एक और विशेषता है कि इसने जो व्यापार का मुख्य केंद्र था उसने कोचीन के स्थान पर गोवा को बना दिया। और 1538 ईस्वी में गोर्सिया दा नारोन्हा एक अन्य महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर बना। उसने दमन, सॉल्सेट और बम्बई, सेंट थॉमस, मद्रास और होली में अपने केंद्र स्थापित किए। उसने सीलोन, श्रीलंका के अधिकांश भाग पर पुर्तगाली आधिपत्य कायम रखा और 1559 में पुर्तगालियों का दमन पर भी अधिकार हो गया। और उसके बाद इसके पास लगभग 50 दुर्ग और 100 से अधिक जहाजी बेड़े थे, परंतु लंबे समय तक ये अपने साम्राज्य की रक्षा न कर सके। ज्यों-ज्यों यूरोप वासियों की अन्य कंपनियां व्यापार करने के लिए हिंद महासागर में आगे बढ़ी और पारस्परिक व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई और पुर्तगाली मैदान छोड़ते गए और 1580 में पुर्तगाल स्पेन के साथ सम्मिलित हो गया। 1580 में पुर्तगाल स्पेन के साथ सम्मिलित हो गया और अपनी स्वतंत्रता खो बैठा। बाद में अनेक स्थानों पर पुर्तगालियों को सैनिक पराजय का भी सामना करना पड़ा। 1596 में दक्षिण पूर्व एशिया में आने के बाद डचों ने पुर्तगालियों को इस क्षेत्र से बाहर कर दिया और डचों ने 1641 में मलक्का दुर्ग को जीत लिया। डचों ने 1641 में मलक्का दुर्ग को जीत लिया और 1658 ईस्वी में श्रीलंका और 1663 ईस्वी में मालाबार के सभी दुर्गों को जीत लिया। और अंग्रेजों ने थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में नवंबर 1612 ईस्वी में पुर्तगालियों को सूरत के निकट सुवाली नामक स्थान पर पराजित करके अपनी सर्वोच्चता को खत्म किया। तदुपरांत 1613 में अंग्रेजों ने सूरत में अपनी प्रथम स्थायी फैक्ट्री स्थापित की। यानी 1613 में अंग्रेजों ने सूरत में अपनी प्रथम पहली फैक्ट्री स्थायी की थी। अंग्रेजों ने प्रथम स्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। 1622 में इन्होंने अपना विस्तार करते हुए पुर्तगालियों को हॉर्मुज में फारसी सेना की सहायता से पराजित कर दिया। बाद में मुगलों और मराठों ने भी पुर्तगालियों का विरोध किया। हालांकि अकबर के समय मुगल और पुर्तगाली संबंध अच्छे थे। अकबर के दरबार में जेसुइट पादरियों के 3 दल 1580, 90 और 95 में आए थे और सर्वप्रथम जहांगीर के काल में मुगलों का पुर्तगालियों से संघर्ष हुआ था। हालांकि जहांगीर पुर्तगालियों से मदद संबंध चाहता था। जो जहांगीर था वो पुर्तगालियों से मदद संबंध चाहता था और उसने 1607 और 1610 में 2 मिशन गोवा भेजा, परंतु पुर्तगाली मुगल सत्ता को नजरअंदाज कर रहे थे। और 1613 ईस्वी में पुर्तगालियों ने सूरत में 4 शाही जहाजों को पकड़कर लूट लिया। तत्पश्चात जहांगीर ने सूरत के मुगल गवर्नर मुकर्रब खां को पुर्तगालियों को दंड करने का आदेश दिया। मुकर्रब खां ने अंग्रेजी नौसेना के कप्तान डॉन्टन के सहयोग से पुर्तगालियों को सामुद्रिक युद्ध में पराजित किया और जहांगीर ने पुर्तगालियों को दी गई सभी व्यापारिक सुविधाएं वापस ले लीं। आगरा, लाहौर स्थित उनके गिरजाघर बंद करवा दिए गए और अंततः पुर्तगालियों को जेसुइटों की सहायता से जहांगीर से समझौता करना पड़ा। यानी पुर्तगालियों को जहांगीर से समझौता करना पड़ा था। शाहजहां के काल में 1632 ईस्वी में बंगाल स्थित पुर्तगालियों से मुगलों का संघर्ष हुआ। यानी 1632 में पुर्तगालियों का मुगलों से भी संघर्ष हुआ था। बंगाल में चटगांव एवं हुगली में पुर्तगालियों की कोठी थी और पुर्तगालियों को यहाँ नमक के व्यापार का एकाधिकार था। पुर्तगालियों को यहाँ नमक के व्यापार का एकाधिकार था, जिसके बदले वे शाही राजकोष में प्रतिवर्ष 10,000 टंका जमा करते थे। मुगल शासन उनके शांतिपूर्ण व्यापारिक कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करता था, परंतु पुर्तगाली यहाँ ईसाई धर्म प्रचार में बल प्रयोग करते थे। लोगों को जबरदस्ती ईसाई बनाते थे, गांवों पर आक्रमण कर लूटते थे, समुद्री डकैती करते थे और इसी समय पुर्तगालियों ने मुमताज महल की नौकाओं का अपहरण कर लिया था और इन सब की शिकायत बादशाह से की गई। तब शाहजहां ने पुर्तगालियों के दमन का निश्चय किया और शाहजहां पुर्तगालियों से पहले ही नाराज था, क्योंकि जब
उसने जहांगीर के प्रति विद्रोह किया था, तब पुर्तगालियों ने उसने सहायता मांगी थी, तब पुर्तगालियों से उसने सहायता मांगी थी, जो नहीं मिली। शाहजहां के बादशाह बनने पर पुर्तगालियों ने नजराना देना बंद कर दिया था, नजराना भी नहीं पेश किया था, और बादशाह के आदेश पर बंगाल के मुगल गवर्नर कासिम खान ने जल और स्थल मार्ग से हुगली जो पुर्तगालियों के समुद्री लूटपाट का प्रमुख अड्डा था। यानी बात क्या थी कि शाहजहां नाराज था इनसे पहले ही, और जब से शाहजहां शासक हुआ था, मुगल सत्ता में आया था, तब से इन्होंने नजराना देना भी बंद कर दिया था, और ये सब कार्ड हुए। और उसके बाद क्या हुआ, जो हुगली था, जो पुर्तगालियों के लूटपाट का अड्डा भी था, और वहीं पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया, और बड़ी संख्या में पुर्तगाली मारे गए और बंदी बना लिए गए। अब औरंगजेब के समय भी पुर्तगाली आराकानी मार्ग समुद्री डाकुओं के साथ मिलकर बंगाल के तटवर्ती भागों में अशांति फैलाते थे, और चटगांव से ढाका तक का क्षेत्र असुरक्षित हो गया। बंगाल का गवर्नर शाइस्ता खान ने एक सुदृढ़ दल बेड़े का गठन कर बंगाल की खाड़ी स्थित सोनद्वीप, जो समुद्री डाकुओं का प्रमुख केंद्र था, पर अधिकार कर लिया। यानी बंगाल के गवर्नर शाइस्ता खान ने सोनद्वीप पर अपना अधिकार कर लिया, और 1739 में मराठों ने उनसे सालसेट और बसीन छीन लिया, और 61 में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय द्वारा पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के विवाह करने पर पुर्तगालियों ने उसे बंबई द्वीप दहेज के तौर पर दे दिया। अब कॉटेज अल्मेडा काफिला व्यवस्था ये क्या है, कॉटेज सिस्टम है क्या? पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने और उस पर कर लगाने के प्रयास के तहत कॉटेज पद्धति को आरंभ किया, और कॉटेज का तात्पर्य परमिट से था, और सभी को परमिट लेना अनिवार्य था। बाध्य करने के लिए अल्मेडा की शक्ति थी, और इस व्यवस्था को कॉटेज अल्मेडा व्यवस्था की संज्ञा दी गई। इस परमिट के बिना कोई भी भारतीय या अरबी जहाज अरब सागर में नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि पुर्तगाली अधिकार वाले क्षेत्र से व्यापार करने के लिए मुगल सम्राट अकबर को भी कॉटेज लेना पड़ता था। यानी यहाँ तक कि मुगल सम्राट अकबर भी बिना कॉटेज के नहीं जा सकता था, ऐसी व्यवस्था थी भाई। कह रहा है कि व्यापार में मुगल सम्राट अकबर को भी कॉटेज लेना पड़ता था। अब भारतीय या अरबी जहाज़ों को काली मिर्च और गोला बारूद लेने की अनुमति नहीं थी। पुर्तगाली स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे, और व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए काफिला व्यवस्था भी की गई। इसके तहत स्थानीय व्यापारिक जहाज़ों का छोटा सा काफिला होता था, और जिसकी रक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा साथ चलता था। और इस संरक्षक बेड़े के दो कार्य थे, एक तो इन जहाज़ों की समुद्री डाकुओं से रक्षा, और दूसरा यह सुनिश्चित करना कि इनमें से कोई जहाज पुर्तगाली व्यवस्था के बाहर जाकर व्यापार न करे, यानी कोई भी बिना कॉटेज का न रहे, सभी को कॉटेज लेना पड़े। अब पुर्तगालियों का पतन कैसे हुआ, इनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गई, और शायद पुर्तगालियों के पतन का मुख्य कारण भी बनी। आधुनिक भारत में सत्ता संघर्ष के इतिहास में पुर्तगाली असफल रहे। इस असफलता के पीछे अनेक कारण थे। पुर्तगालियों का भ्रष्ट शासन, दोषपूर्ण व्यापार प्रणाली, और धार्मिक और वैवाहिक नीति, और योग्य शासकों का अभाव, सीमित साधन, और स्पेन द्वारा पुर्तगाल का विलय, और मुगल साम्राज्य का विस्तार, और डच एवं अंग्रेज जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों का उदय आदि इनके पतन के प्रमुख और अवश्यंभावी कारण बने। अब देखते हैं भारत में पुर्तगाली शक्ति अपनी धर्मांध नीतियों और प्रतिद्वंदियों की प्रभावी कूटनीति के चलते समाप्त हो गई। तथापि ये गोवा और उसके आसपास के कुछ क्षेत्रों पर अपनी सत्ता बरकरार रखने में कामयाब रहे। उल्लेखनीय है कि 1947 में भारत जब स्वतंत्र हुआ, तो गोवा पुर्तगाली गवर्नर जोसे सिल्वेस्ट्रा फेरेरा बोसा थे, और जबकि 1961 में जब गोवा को ऑपरेशन विजय के तहत पुर्तगालियों ने मुक्त कराया, तत्समय वहाँ पुर्तगाली गवर्नर मैनुएल एंटोनियो बसालो सिल्वा थे। और इस प्रकार भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे अंत में जाने वाले शक्ति पुर्तगाली थे। यानी पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए थे। पुर्तगालियों का प्रभाव, पहली बार भारत सहित एशिया के देशों के संसाधनों का दोहन करने वाली व्यापारिक शक्ति पुर्तगाली बन गए थे, और सर्वप्रथम
भारत जापान व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय इन्हें ही प्रदान किया जाता है। सर्वप्रथम भारत जापान व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय इन्हें ही प्रदान किया जाता है। पुर्तगालियों ने राजनीतिक परिवर्तन का भी सूत्रपात किया था। एशियाई सामुद्रिक गतिविधियों में राजनीति को समाविष्ट कर दिया। अपनी शक्ति स्थापना हेतु बल प्रयोग का भी सहारा लिया और उनकी इस गतिविधि का सर्वाधिक शिकार मुसलमान हुए। पुर्तगालियों ने अरबों और तुर्कों से पहले संघर्ष किया था और इसलिए उन्हें प्रथम दृष्टि में मुसलमानों को ही अपना निशाना बनाया। पुर्तगाली ईसाई मिशनरियों ने भारत में धर्म परिवर्तन के लिए ही भी प्रयत्न किए थे। 40 ईस्वी में गोवा में प्रति सुधारवादी विचारधारा और जेसुइटों के आने से धर्म परिवर्तन की गतिविधियां तीव्र हुई और 1540 में गोवा के सभी मंदिर नष्ट कर दिए गए। 1540 में गोवा के सभी मंदिर नष्ट कर दिए गए और 1573 ईस्वी में बारदे तथा 1584 से 87 के मध्य सालसेट के मंदिर भी तोड़ दिए गए। 1560 में गोवा में ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य ईसाई धर्म विरोधियों को दंडित करना था। मध्य अमेरिका से तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, पपीता और अमरूद का भारत में प्रवेशन पुर्तगालियों ने कराया और बादाम, लीची, संतरा, अनानास एवं काजू का प्रवेशन अन्य देशों से भारत में पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ। जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भारत में पुर्तगालियों ने प्रारंभ की और भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ और औषधीय वनस्पति से संबंधित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन 1563 में गोवा में हुआ था। आप डचों के बारे में पढ़ते हैं। अब डच के बारे में पढ़ते हैं कि डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे और कार्नेलिस डे हस्तमान के नेतृत्व में पहला डच अभियान 1596 में पूर्वी जगत, सुमात्रा एवं बैटम पर पहुंचा था। तदुपरांत डचों ने भारत एवं पूर्वी जगत की कई समुद्री व्यापारिक यात्रा की और अंततः 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत बेरेनिंग दे ओस्ट इंडिसे अर्थात यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना हुई और इस प्रस्ताव द्वारा डच संसद ने कंपनी को 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने, युद्ध छेड़ने, संधि करने, भूमि प्राप्त करने अथवा दुर्ग बनाने के संबंध में अधिकार पत्र दे दिया। इस कंपनी की संयुक्त पूंजी 65 लाख गिल्डर थी और कंपनी का संचालन डच सरकार के आदेशानुसार 17 सदस्यीय एक बोर्ड द्वारा किया गया और इसके सदस्य महत्वाकांक्षी और साहसी व्यक्ति थे। डचों के आगमन के समय पुर्तगालियों का पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार था पुर्तगालियों का। डच काली मिर्च एवं अन्य मसालों के व्यापार हेतु मूलतः इंडोनेशिया पर निर्भर थे और अतः पुर्तगालियों से डचों का संघर्ष अपरिहार्य था। 1605 में डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर अम्बायना ले लिया और धीरे धीरे मसाला द्वीपपुंज पे उन्हें हराकर 1619 में जकार्ता के खंडरों पर बैटेबिया नामक नगर बसाया। यानी जकार्ता के खंडर थे, वहां पर बैटेबिया नामक नगर बसाया। 1641 में मलक्का और 1658 में सीलोन श्रीलंका पर अपनी पुर्तगाली बस्ती पर अधिकार कर लिया। यानी इन्होंने पुर्तगाल के श्रीलंका और जो मलक्का थे वो व्यापारिक उद्देश्य से भारत आने वाले डचों ने 1602 ईस्वी में बैटम के निकट एक पुर्तगालियों को पराजित कर गुजरात में कोरोमंडल तट पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित की। भारत में उनकी महत्वपूर्ण कोठियां मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, बिमलीपट्टनम, कराईकल, बड़ानगर, बालासोर, नागपट्टनम, कोचीन में खुली और डचों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री 1627 ईस्वी में पीपली में स्थापित की और कुछ दिनों के बाद डच पीपली से बालासोर चले गए और यहाँ अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। 1653 में डचों ने हुगली के निकट चिंसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तदुपरांत बंगाल में डचों का सही ढंग से व्यापार शुरू हो गया। चिंसुरा में डचों ने गुस्तावुस नामक किले का निर्माण किया और इसके बाद डचों ने कासिम बाजार और पटना में फैक्ट्री स्थापित की और मालाबार तटवर्ती प्रदेश में कोचीन और कन्नानौर दो प्रमुख डच व्यापारिक केंद्र थे। 1690 के बाद पुलिकट के बदले नागपट्टनम कोरोमंडल तट पर डचों का प्रमुख केंद्र बना और डच लोग मुख्यतः
मसालों, नील, कच्चे रेशम, वस्त्र, अफीम, सोरा का व्यापार करते थे और इनकी व्यापारिक सहकारिता पर आधारित थी। इनकी व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता पर आधारित थी। डचों ने भारत में से फंसे पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार से तो निष्कासित कर दिया था। यानी डचों ने पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार से तो निष्कासित कर दिया था, किंतु अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति के सामने नहीं टिक पाए और 1759 में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें डच पराजित हुए और उनका भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया था। 1795 कोचीन के अंतिम डच गवर्नर जे बॉन स्पॉल के कार्यकाल में अंग्रेज ने डचों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया था। डचों के पतन से जिम्मेदार कारणों में उनका अंग्रेजों की तुलना में नौसैनिक शक्ति कमजोर होना और मसालों के द्वीप पर अधिक ध्यान देना, आज की स्थिति का कमजोर होना और अत्यधिक केंद्रीकरण की नीति को अपनाना, ये इनके पतन के मुख्य कारण माने जाते हैं। और डचों ने भारत पर व्यापार ही अधिक ध्यान दिया। उन्होंने यहाँ की राजनीति में न तो हस्तक्षेप किया और न ही रुचि ली, और ये डचों की पराजय के मुख्य कारण भी थे। अब अंग्रेजों के बारे में पढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस नामक अंग्रेज समुद्री मार्ग से होकर हेक्टर नामक व्यापारिक जहाज से गुजरात के सूरत नामक बंदरगाह पर आया था। यानी भारत में सबसे पहला अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस, जो 1608 में आया था। वो भी हेक्टर नामक जहाज से आया था और सूरत नामक बंदरगाह पर आया था। 3 बातें ध्यान रखनी है। यद्यपि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री जॉन मिल्डन हॉल था, जो स्थल मार्ग से 1597 में आया था। 16वीं शताब्दी तक पुर्तगाल का विलय स्पेन में हो गया था और 1588 में स्पेनी जहाज बेड़ा आर्मेडा अंग्रेजों द्वारा पराजित हो गया, और जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जॉन मिल्डन हॉल ने किया था। इस पराजय के बाद एशिया के व्यापार से पुर्तगाली नियंत्रण समाप्त हो गया और इस पराजय के अवशेषों पर डच एवं अंग्रेजों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। यानी जब स्पेन के साथ पुर्तगाल मिल गया और 1588 में अंग्रेजों ने एक स्पेनी जहाज बेड़ा आर्मेडा को पराजित किया और इसके साथ ही पुर्तगाली भी पराजित हो गए। अब 1599 में पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेजों ने एक कंपनी की स्थापना की और जिसमें कुल 217 व्यापारी थे। इनके द्वारा स्थापित कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इंडू ईस्ट इंडीज था और आरंभ से ही वह स्वतंत्र राजतंत्र से संबंधित थी और रानी एलिजाबेथ उसके हिस्सेदारों में थी। अब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही फरमान देकर इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। इसी फरमान को चार्टर अधिनियम कहा जाता है और कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसके 26 सदस्यों को मिलाकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अथवा निदेशक मंडल का गठन किया गया। इन सदस्यों में एक निदेशक एवं एक उपनिदेशक था और 24 सदस्य थे। अब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से पहली समुद्री यात्रा 1603 ईस्वी में की गई और इसी वर्ष उसके जहाज इंडोनेशिया के मसाला द्वीप गए। कंपनी ने 1611 में भारत के पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम में एक अस्थायी फैक्ट्री खोली और उस समय व्यापारिक कोठी को गोदाम या कारखाना कहते थे। शाही कृपा पात्र दृष्टि से करने के लिए कंपनी ने राजा जेम्स प्रथम के एक पत्र के साथ कैप्टन हॉकिंस को 1608 में भारत भेजा था और 1609 में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार पहुंचा। वह तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञाता था। हॉकिंस का मित्र की तरह स्वागत किया गया और उसे 400 का मनसब तथा एक जागीर और खान की उपाधि दी गई। उसने बादशाह से सूरत में एक कंपनी खोलने की अनुमति प्राप्त कर ली, परंतु मुगल दरबार में पुर्तगाली प्रतिद्वंदी सौदागरों के कारण वह अनुमति शीघ्र ही रद्द हो गई। अब 1611 में हॉकिंस इंग्लैंड लौट गया और 1613 में जहांगीर ने सर्वप्रथम एक आज्ञा पत्र द्वारा अंग्रेजों को सूरत में स्थायी रूप से कोठी स्थापित करने की अनुमति प्रदान की। किसने? तो जहांगीर ने। हॉकिंस की वापसी के पश्चात 1615 में जेम्स प्रथम ने कंपनी की ओर से सर टॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा। जेम्स प्रथम ने 1615 में टॉमस रो को मुगल दरबार भेजा। रो सम्राट की
सम्राट जहांगीर की कृपा पाने में सफल हुआ। वह 3 वर्ष तक एक मान्य राजदूत के रूप में अजमेर, मांडू व इलाहाबाद में रहा। वह अपनी आशा के अनुरूप विधिवत और निश्चित संधि प्राप्त करने में असफल रहा, परंतु उसे कुछ नगरों में कोठियां स्थापित करने की आज्ञा 1618 में मिल गई। फरवरी 1619 में सर टॉमस रो इंग्लैंड वापस चला गया और अंग्रेजों ने 1623 तक सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम, आगरा व अजमेर में कोठियां स्थापित कर लीं। ये सभी कोठियां सूरत की कोठी के प्रेसिडेंट, अध्यक्ष व काउंसिल के नियंत्रण में रख दी गई। अब 1640 में उन्होंने मद्रास नगर की स्थापना की और आत्मरक्षा के लिए वहां एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। उसका नाम सेंट जॉर्ज किला अर्थात फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा। 1651 में बंगाल में व्यापार विस्तार करने के ध्येय से बिजनेसमैन के नेतृत्व में हुगली में एक नई कोठी खोली गई। हुगली के बाद कासिम बाजार, पटना, राजमहल में अंग्रेजी फैक्ट्रियां स्थापित हुईं और 1667 में सम्राट औरंगजेब ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की सुविधा प्रदान करते हुए एक फरमान जारी किया और 1661 में चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को एक नया आज्ञा पत्र प्रदान किया, जिसके आधार पर कंपनी को मुद्रा ढालने, किला बनाने और न्याय करने तथा गैर ईसाई राज्यों के साथ संधि विग्रह करने का भी अधिकार मिल गया। और 1661 ईस्वी में ही चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने के उपलक्ष्य में दहेज के रूप में बंबई बंदरगाह मिल गया, जिसे उसने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1669 में और 67 के मध्य कंपनी के गवर्नर गेराल्ड आंगियर ने आधुनिक मुंबई नगर की नींव डाली और 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बंबई लाया गया। 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बंबई लाया गया। 1690 में बंगाल के नवाब इब्राहिम खान ने कंपनी को निमंत्रण दिया और 1690 में ही जॉब चार्नोक ने सुतांती में एक अंग्रेजी कोठी की स्थापना की। 1690 में जॉब चार्नोक ने सुतांती में एक अंग्रेजी कोठी की स्थापना की और वर्धमान जिले के जागीर सोवा सिंह द्वारा विद्रोह किए जाने के अंग्रेजों को 1696 में सुतांती की किलेबंदी करने का अवसर मिल गया और सूबेदार अजीम हुसैन ने अंग्रेजों को 3 गाँव की जमींदारी प्रदान की। वो 3 गाँव कालीकाता, सुतांती और गोविंदपुर थे। इसके बदले अंग्रेजों को इन गांवों के जमींदारों को मात्र 1200 रुपये देने पड़े और इन्हीं 3 गांवों के भू क्षेत्रों पर कलकत्ता नगर की स्थापना की और 1697 ईस्वी में सुतांती की किलेबंदी कोठी का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। सर चार्ल्स आयर इसके प्रथम प्रेसिडेंट हुए और इस प्रकार कंपनी ने 80 वर्षों में ही 3 प्रमुख बंदरगाह बंबई, मद्रास और कालीकता पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात 1715 में कंपनी ने मुगल दरबार में सर जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल भेजा, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में विशेषाधिकार तथा कलकत्ता के आसपास जो 38 गांव थे, कलकत्ता के आसपास 38 गांवों को प्राप्त करना था। और इस शिष्टमंडल में विलियम हैमिल्टन का नाम शल्य चिकित्सक भी था। इस शिष्टमंडल में विलियम हैमिल्टन नाम का शल्य चिकित्सक था, जो मुगल सम्राट फर्रुखसियर को एक भयंकर रोग से स्वस्थ लाभ कराने में सफल हुआ और सम्राट ने प्रसन्न होकर 1717 में पूर्व प्रचलित सुविधा को मान्यता प्रदान करते हुए कंपनी के व्यापार को चुंगी और करों से मुक्त कर दिया। किसने? फर्रुखसियर ने। तथा कलकत्ता और मद्रास के समीप कुछ गांव भेंट स्वरूप प्रदान कर दिए और साथ ही कंपनी द्वारा बंबई की टकसाल से जारी किए गए सिक्के को मुगल साम्राज्य में मान्यता मिल गई और महोदय ने इस फरमान को कंपनी का मालिकाना पत्र या मैग्ना कार्टा कहा और इस प्रकार कंपनी की स्थिति पहले से सुदृढ़ हो गई और उसका भारत के एक भूभाग पर अधिकार हो गया और कंपनी की इस उपलब्धि ने कालांतर में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब पढ़ेंगे डेन कंपनी को देखते हैं। अंग्रेजों के बाद भारत में डेनिश व्यापारी 1616 में आए थे और इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1620 में तंजौर के ट्रांकोबार तमिलनाडु में स्थापित की। डेनिशों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1620 में तंजौर के ट्रांकोबार तमिलनाडु में स्थापित की और एवं 1676 में इन्होंने श्रीरामपुर बंगाल में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की और इन्होंने लगभग 25 वर्षों तक व्यापार किया, परंतु अंग्रेजी प्रतिद्वंदी एवं कूटनीतिक चालों के आगे डेनिश व्यापारी टिक नहीं सके और अपने व्यापार में लगातार गिरावट होने के कारण 1745 में, यानी जो डेनिश थे 1745 में
इन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को कंपनी के हाथों बेच दी, बहुत ही कम दामों पे अंग्रेजों को बेच दी। अब इसके बाद फ्रांसीसियों की बात करें तो भारत में व्यापारिक दृष्टि से प्रविष्ट हुए यूरोपीय देशों में सबसे अंत में फ्रांस के व्यापारी भारत आए और हेनरी चतुर्थ, रिचलू और कोलबर्ट जैसे कुछ फ्रांसीसियों ने पूर्वी व्यापार का महत्व महसूस किया। और कोलबर्ट कौन था? जो सम्राट लुई 14वां का मंत्री था। कोलबर्ट सम्राट लुई 14वां का मंत्री था और कोलबर्ट के लगातार प्रयासों के बाद 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी द इंडस ओरिएंटल नाम दिया गया। तो फ्रांसीसियों की कंपनी का नाम क्या था? कंपनी द इंडस ओरिएंटल। कहाँ पढ़ाएगा स्कूल में? अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष, एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट पढ़ेंगे। अब अंग्रेजों में भारत में एंग्लो फ्रेंच युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से आरंभ हुआ था और उस समय फ्रांसीसियों का मुख्यालय पांडिचेरी में था और उसके बाद मसूलीपट्टनम, कराईकल, माहे, सूरत एवं चंद्रगढ़ में उनके उपकार्यालय थे। दूसरी ओर अंग्रेजों की मुख्य बस्तियां मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में थीं और उनके उपकार्यालय थे। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों का भारत में संघर्ष कर्नाटक के माध्यम से हुआ था। उल्लेखनीय यह है कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य भारत में युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य जो युद्ध हुए उन्हें भारत में कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब प्रथम कर्नाटक युद्ध पढ़ते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746। कर्नाटक उस समय हैदराबाद सूबे का अंग था और यहीं अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों का युद्ध हुआ और युद्ध का पहला कारण था क्योंकि दोनों कंपनियां एक दूसरे को व्यापारिक हानि पहुंचाकर अधिक से अधिक लाभ उठाकर धनी होने का प्रयास कर रही थीं। अतः ऐसी परिस्थितियों में दोनों के मध्य संघर्ष होना तो अनिवार्य था और 1740 ईस्वी में ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार का युद्ध यूरोप में शुरू हो गया था और यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे थे। अतः भारत में वे एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे थे, यानी जो यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे थे और यही कारण हुआ कि वो भारत में भी एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने लगे। और फ्रांसीसी दार्शनिक वोल्टेयर ने कहा था कि अपने देश में छोड़े गए तोप के प्रथम गोले ने अमेरिका तथा एशिया में हमारे सारे तोपखानों में माचिस लगा दी। अब 1744 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का भारत पहुंचा, यानी 1744 में जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध हुआ था उसका समाचार भारत में पहुंचा और उस समय भारत एवं फ्रांसीसी बस्ती के केंद्र पांडिचेरी का गवर्नर डुप्ले और दूसरी ओर मद्रास की अंग्रेजी बस्ती का गवर्नर निकोलस मोर्स था। डुप्ले फ्रांसीसी जल शक्ति की निर्बलता से बचा था, यानी डुप्ले इस बात को जानता था कि जो फ्रांसीसी के पास जल शक्ति है वो बहुत ही कमजोर है। अतः उसने अंग्रेजी गवर्नर मोर्स के सम्मुख प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों को भारत में तटस्थता की नीति का अनुसरण करना चाहिए, परंतु इससे पहले ही अंग्रेजी गवर्नर को यह सूचना प्राप्त हो चुकी थी कि इंग्लैंड के कमांडर बर्नेट की अध्यक्षता में इससे पहले ही अंग्रेजी गवर्नर को यह सूचना प्राप्त हो गई थी कि इंग्लैंड के गवर्नर बर्नेट की अध्यक्षता में एक जहाजी बेड़ा उसकी सहायता के लिए प्रस्थान हो चुका है और इसी कारण गवर्नर मोर्स ने डुप्ले को किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया। और ध्यान रखना, जो मद्रास और पांडिचेरी थे वो कर्नाटक राज्य में आते थे, जो मद्रास और पांडिचेरी बंदरगाह थे वो कर्नाटक राज्य में आते थे। जब अंग्रेजी गवर्नर ने कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी तो जो डुप्ले था अंग्रेजों की ओर से निराश होकर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के पास गया। जो डुप्ले था वो अनवरुद्दीन के पास गया और उसने कहा कि निवेदन किया कि वह राज्य में किसी प्रकार का युद्ध न होने दे और अनवरुद्दीन के आदेश पर अंग्रेज भी शांत हो गए क्योंकि वे नवाब को क्रुद्ध नहीं करना चाहते थे।
इस कूटनीति का सहारा लेकर डुप्ले ने भारत में फ्रांसीसी बस्तियों की उस समय रक्षा कर ली, जबकि फ्रांसीसी जल शक्ति बहुत ही कमजोर थी, बहुत ही निर्बल थी। अब मॉरिशस एक अन्य फ्रांसीसी बस्ती थी और इसका गवर्नर ला बोर्डोने था। डुप्ले ने उसे सहायता देने के लिए लिखा, यानी मॉरिशस में एक फ्रांसीसी बस्ती थी जिसका गवर्नर बोर्डोने था और डुप्ले ने सहायता देने के लिए उसके लिए पत्र लिखा और जुलाई 1744 ईस्वी तक वह अपनी सेना सहित भारत के कोरोमंडल तट तक पहुंचा। उसने कमांडर बर्नेट के उत्तराधिकारी पटेन को, जो कि एक अयोग्य इस कंपनी पर फ्रांसीसी सरकार का प्रत्यक्ष और पूर्ण नियंत्रण था। और 1667 ईस्वी में फ्रांसिस केरोन या फ्रैंको कैरो की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत आया। 1667 में फ्रांसीसी केरोन और फ्रैंक कैरो की अध्यक्षता में एक दल भारत आया और जिसके साथ इम्फान ईरानी का निवासी मरकारा भी आया था। 1668 में इस दल ने सूरत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की। मरकारा ने गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार प्राप्त किया और 1669 में भारत के पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में दूसरा कारखाना लगाया। अब ध्यान रखना, 1667 में एक अभियान दल आया था और 1668 में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की और 1669 में दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की और फ्रांसिस मार्टिन को सूरत और मसूलीपट्टनम की जिम्मेदारी सौंपी गई। फ्रांसिस मार्टिन ने भारत में फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार करना प्रारंभ किया और 1672 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने उसके नेतृत्व में तंजावुर के शासक से मद्रास के निकट सेंट थॉमे को प्राप्त किया। 1672 में फ्रांसीसियों ने उसके नेतृत्व में तंजावुर के शासक से मद्रास के निकट सेंट थॉमे प्राप्त किया, किंतु अगले वर्ष उसका जल सेनापति दी लाहे गोलकुंडा के सुल्तान और डचों की संयुक्त सेना से पराजित हुआ। फलतः सेंट थॉमे डचों के पास चला गया और इसी बीच फ्रांसिस मार्टिन और बेलोंग लेस्पिनो ने बालीकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से एक छोटा सा गांव मद्रास के निकट प्राप्त किया। इसी गांव को पांडिचेरी के रूप में फ्रांसीसियों ने 1674 में विकसित किया। यह पूरी तरह से किलाबंद था और 1674 ईस्वी में स्थापित पांडिचेरी को 1701 ईस्वी में पूर्व की फ्रांसीसी बस्तियों का केंद्र बनाया गया। कब? 1701 में। और इसीलिए फ्रांसिस कैरो या फ्रांसिस मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है देखना आपको कि किसको, फ्रांसिस मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब बंगाल में फ्रांसीसियों ने मुगल सूबेदार शाइस्ता खां से भूमि प्राप्त करके 1690 से 92 में चंद्रगढ़ नामक प्रसिद्ध केंद्र को स्थापित किया। इसी समय यूरोप में डचों और फ्रांसीसियों के मध्य प्रतिद्वंदिता चल रही थी और उसका प्रभाव भारत पर पड़ा और यहाँ दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गए। पांडिचेरी को डचों ने 1693 ईस्वी में अपने आधिपत्य में ले लिया, यानी पांडिचेरी को डचों ने 1693 में अपने आधिपत्य पर ले लिया और 5 वर्षों तक अपना शासन कायम रखा, किंतु 1697 में रेजविक की संधि द्वारा फ्रांसीसियों को 1699 में पांडिचेरी पुनः लौटा दिया गया। यानी ध्यान रखना, फ्रांसीसियों को पांडिचेरी पुनः कब मिला? तो 1697 में रेजविक की संधि द्वारा पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसियों को मिल गया। फ्रांसिस मार्टिन को पुनः पांडिचेरी का गवर्नर बनाया गया और उसने उसकी समृद्धि को लौटाया तथा अपनी मृत्यु के पूर्व तक उसने इसे कलकत्ता से अधिक समृद्ध शहर बना दिया। अब 1706 से 1720 के मध्य फ्रांसीसियों की गतिविधियां निष्क्रिय रहीं। उन्होंने सूरत और मसूलीपट्टनम की फैक्ट्रियां बंद कर दी। यह सब फ्रांस की आंतरिक राजनीति के कारण हुआ और इस दौरान पांडिचेरी के 5 गवर्नर नियुक्त हुए, किंतु कोई भी मार्टिन की मजबूत और बुद्धिमत्तापूर्ण नीति का अनुसरण नहीं कर सका। और इसी में 1720 में और 24 के मध्य पांडिचेरी के नए गवर्नर लीनो और ड्यूमो बनाए गए। उनके नेतृत्व में फ्रांसीसी कंपनियों ने पुनः विकसित करने की समृद्धि प्राप्त की और फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस और 24 में मालाबार समुद्र तट स्थित माहे और
1939 में कराईकल पर अपना अधिकार करके कंपनियां खोली और 1742 ईस्वी के बाद फ्रांसीसियों की नीति में आमूल परिवर्तन हुए और उन्होंने अपना उद्देश्य साम्राज्यवाद का विस्तार बना लिया और इससे भारत में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष भी हुए। मॉरिशस एक अन्य फ्रांसीसी बस्ती थी। उसका गवर्नर ला बोर्डाने था। डुप्ले ने उसे सहायता देने के लिए लिखा कि जुलाई 1744 तक वह अपनी सेना सहित भारत के कोरोमंडल तट तक पहुंच गया और उसके कमांडर बार्टनेट ने के उत्तराधिकारी पटेन को, जो एक अयोग्य अधिकारी था, जल युद्ध में पराजित करके लंका की ओर भगा दिया। अब फ्रांसीसियों के लिए कोई बाधा नहीं थी, अतः डुप्ले तथा ला बोर्डाने ने मद्रास पर आक्रमण किया और सितंबर 1946 में उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ये थी डुप्ले की कूटनीति। और इतिहासकार रॉबर्ट्स के अनुसार डुप्ले तथा ला बोर्डाने अधिक समय तक पारस्परिक सहयोग न कर सके और डुप्ले मद्रास को अपने अधिकार में लेना चाहता था, जबकि ला बोर्डाने का विचार था कि मद्रास से फिरौती लेकर पुनः अंग्रेजों को वापस कर दिया जाए। अंत में ला बोर्डाने ने 4 लाख पाउंड की विशाल राशि को रिश्वत के रूप में स्वीकार करके मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया और स्वयं वहां से चल दिया। अब मद्रास को वापस करना डुप्ले की इच्छा के विरुद्ध था, इसलिए ला बोर्डाने के जाते ही उसने मद्रास पर आक्रमण करके पुनः अपना अधिकार कर लिया और उसे क्लाइव सहित अनेक अंग्रेजों को बंदी बना लिया। कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन अभी तक शांत था और इसका कारण यह था कि डुप्ले ने उसे आश्वासन दिया था कि वह मद्रास पर विजय प्राप्त करने के उपरांत वह उसे सौंप देगा। अब मद्रास विजय करने के उपरांत डुप्ले ने अपने आश्वासन का पालन नहीं किया और अतः अनवरुद्दीन के पुत्र महफूज खान ने विशाल सेना की सहायता से फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दिया और मद्रास के निकट अड्यार अथवा सेंट थॉमे नामक स्थान पर युद्ध में फ्रांसीसियों ने अपनी थोड़ी सी सुरक्षित सेना की सहायता से नवाब की विशाल सेना पर विजय प्राप्त कर ली और इस विजय के फलस्वरूप फ्रांसीसियों की, विशेषकर डुप्ले की ख्याति काफ़ी बढ़ गई। तो यानी अड्यार का युद्ध यही था कि डुप्ले ने कहा था कि वो मद्रास को जीतने के बाद नवाब अनवरुद्दीन के हवाले कर देगा। अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार करने के प्रयत्न। मद्रास तथा सेंट थॉमस की विजयों के उत्साहित होकर फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी के दक्षिण में स्थित अंग्रेजों की एक अन्य बस्ती फोर्ट सेवेंट डेवेंट पर अधिकार करने का प्रयास किया, परंतु 1.5 वर्ष के घेरे के उपरांत भी डुप्ले अपना अधिकार स्थापित नहीं कर सका और इसका कारण यह था कि इस बीच इंग्लैंड से अंग्रेजों की सहायता पहुंच चुकी थी। अतः सहायता से उत्साहित होकर अंग्रेजों ने उत्तर में आगे बढ़कर पांडिचेरी का घेरा डाल दिया, परंतु अंग्रेजों के भी प्रयास असफल रहे। अंत में उन्हें बेबस होकर सेंट डेविड ही वापस आना पड़ा। युद्ध का अंत तथा एक्स-ला-शापेल की संधि 1748। इधर भारत में दोनों ही पक्ष युद्ध के व्यस्त थे कि यूरोप में 1748 ईस्वी में दोनों के बीच एक्स-ला-शापेल की संधि हुई और यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। परिणाम स्वरूप उन्हें भारत में भी युद्ध समाप्त करना पड़ा और इस संधि के अनुसार अंग्रेजों को भारत में मद्रास तथा फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग पुनः प्राप्त हो गया। यानी एक्स-ला-शापेल की संधि से अंग्रेजों को भारत में पुनः मद्रास और फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग पुनः प्राप्त हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध का महत्व। बाह्य रूप से यद्यपि प्रथम कर्नाटक युद्ध का विशेष महत्व नहीं है, तभी यह युद्ध अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के आंतरिक विद्वेष का परिणाम था और भारतीय राजनीति से उसका कोई सीधा संबंध नहीं था और इस युद्ध से भारत की राजनीतिक सीमा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ और युद्ध के अंत में दोनों पक्ष पूर्णतः बने रहे। फिर भी भारतीय इतिहास में इस युद्ध का विशेष महत्व है और इस युद्ध ने भारतीय नरेशों की दुर्बलता को प्रकट कर दिया था। इस युद्ध से जल शक्ति का महत्व भी स्पष्ट हो गया तथा यह बात स्पष्ट हो गई कि भली भांति प्रशिक्षित यूरोपीय सेना अनुशासनहीन विशाल भारतीय सेना के अधिक ज्येष्ठ एवं सफल होती। परिणाम स्वरूप अब फ्रांसीसी और अंग्रेज आदि विदेशी
शक्तियों ने यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का दृढ़ निश्चय किया और इस युद्ध ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारतीय राज्य व्यवस्था कितनी जर्जर हो चुकी है। अब कर्नाटक का दूसरा युद्ध। इस प्रकार युद्ध ने डुप्ले के प्रयोग व क्लाइव की विजयों के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया था। अब कर्नाटक का दूसरा युद्ध देखते हैं। इस युद्ध के 4 कारण थे। कर्नाटक के जो दूसरा युद्ध हुआ था इसके मुख्यतः 4 कारण थे। अब वो कौन से थे? पहला था, इस युद्ध का वास्तविक कारण अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की पिछली शत्रुता थी। दोनों एक दूसरे की शक्ति को नष्ट करना चाहते थे और प्रथम कर्नाटक युद्ध के अचानक समाप्त कर दिए जाने से दोनों ही निराश हो गए थे। दूसरा था, 1748 में हैदराबाद के निजाम आसफ जहां निजामुल मुल्क का देहावसान हो गया और उनके पौत्र मुजफ्फर जंग तथा दूसरे पुत्र नासिर जंग के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हो गया था। अब तीसरा क्या था कि ठीक इसी समय कर्नाटक में भी इस प्रकार का संघर्ष कर्नाटक के तत्कालीन नवाब अनवरुद्दीन तथा भूतपूर्व नवाब दोस्त अली के दामाद चंदा साहब के मध्य आरंभ हो गया। अब इन उत्तराधिकारों के झगड़ों में दोनों ही शक्तियां खुलकर भाग लिया। फ्रांसीसियों ने चंदा साहब का साथ तथा मुजफ्फर जंग का समर्थन किया और अंग्रेजों ने नासिर जंग और अनवरुद्दीन का साथ दिया और इस प्रकार एक बार पुनः फ्रांसीसी अंग्रेज आपस में भिड़ गए। चौथा था कि तंजौर की समस्या ने एंग्लो फ्रेंच शत्रुता को बढ़ा दिया। 1738 में पांडिचेरी के गवर्नर ड्यूमा ने तंजौर में होने वाले उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लेकर अपनी शत्रुता के बदले कराईकल की बस्ती प्राप्त कर ली थी और 1749 में पुनः तंजौर में उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हो गया था और इस बार अंग्रेजों ने उसमें भाग लेकर देवी केटाई नामक स्थान प्राप्त किया था और जिसके कारण फ्रांसीसी अंग्रेजों से क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। अब देखते हैं अंबूर का युद्ध। अंबूर का युद्ध 1749 में हुआ था। ये क्या था? डुप्ले चंदा साहब तथा मुजफ्फर जंग में संधि करने के उपरांत अपने समर्थकों को सिंहासन पर बैठाने के प्रयास करने लगे थे। अब तीनों ने संगठित रूप से कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन पर आक्रमण कर दिया। 3 अगस्त 1749 को बेलोर के निकट अंबूर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया और उसका पुत्र मोहम्मद अली भाग गया और शेष संपूर्ण कर्नाटक पर चंदा साहब का अधिकार हो गया और चंदा साहब ने फ्रांसीसियों की सहायता से प्रसन्न होकर उन्हें पांडिचेरी के निकट 80 गांव पुरस्कार में दे दिए। यानी अंबूर के युद्ध में क्या हुआ था? सीधी सीधी बात है कि कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन मारा गया और उसका पुत्र मोहम्मद अली भाग गया था और जो फ्रांसीसी थे वो जो चंदा साहब का सपोर्ट कर रहे थे और उससे प्रसन्न होकर चंदा साहब ने पांडिचेरी के निकट जो 80 गांव थे वो फ्रांसीसियों को दे दिए थे। अब इससे हैदराबाद में फ्रांसीसियों का प्रभाव पड़ा। फ्रांसीसी का प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने हैदराबाद से नासिर जंग को आमंत्रित करके उसको कर्नाटक पर आक्रमण करने हेतु भड़काया। हैदराबाद से नासिर जंग को भड़काया कि आप कर्नाटक पर आक्रमण कीजिए। 1750 ईस्वी में नासिर जंग ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और मुजफ्फर जंग को कुछ फ्रांसीसी अधिकारियों ने धोखा दिया। अतः नासिर जंग ने उन्हें बंदी बना लिया और इन कठिन परिस्थितियों में भी डुप्ले ने साहस नहीं छोड़ा। उसने नासिर जंग के सैनिक अधिकारियों को लालच देकर अपनी ओर मिलाया। इससे सैनिक अधिकारियों ने 1750 ईस्वी में अंतिम दिनों में नासिर जंग की हत्या कर दी और अतः मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया गया। वास्तव में यह डुप्ले की महान कूटनीतिक सफलता थी। मुजफ्फर जंग को हैदराबाद के सिंहासन पर आसीन करने के उद्देश्य से डुप्ले ने एक योग्य एवं अनुभवी फ्रांसीसी सेना बुस्सी को उसके साथ भेजा, परंतु मुजफ्फर जंग की मार्ग में ही हत्या कर दी गई। अतः बुस्सी ने नासिर जंग के छोटे भाई सलावत जंग को हैदराबाद के सिंहासन पर आसीन कर दिया और सलावत जंग ने इस सहायता से अभिभूत होकर उत्तरी प्रदेश फ्रांसीसियों को दे दिया और अतः 1751 ईस्वी को संपूर्ण दक्षिण में फ्रांसीसियों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। अब त्रिचनापल्ली का घेरा। इस समय तक डुप्ले ने समस्त प्रयास असफल रहे थे और इसी समय मद्रास में नया गवर्नर थॉमस सैंडर्स नियुक्त हुआ जो योग्य एवं दूरदर्शी व्यक्ति था। उसने मोहम्मद अली की सहायता करने के उद्देश्य से मई 1751 में त्रिचनापल्ली की ओर से एक सेना भेज दी और फ्रांसीसियों ने भी चंदा साहब की सुरक्षा हेतु सेना भेज दी
और अल्पकाल में ही संपूर्ण कर्नाटक युद्ध क्षेत्र बन गया और त्रिचनापल्ली का घेरा और भी लंबा हो गया। इसी वर्ष तंजौर के शासक तथा मुरारी राव नामक मराठा सरदार एवं मैसूर शासक अंग्रेजों से आ मिले और जिससे समस्या और अधिक उलझ गई। अर्काट का घेरा देखते हैं। अर्काट का घेरा क्या है? अर्काट का घेरा अर्काट का घेरा त्रिचनापल्ली का घेरा चल ही रहा था कि इसी बीच रॉबर्ट क्लाइव नामक साहसी अंग्रेज युवक ने गवर्नर सैंडर्स को कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर आक्रमण करने का परामर्श दिया। यानी इधर त्रिचनापल्ली का घेरा चल ही रहा था, इसी बीच रॉबर्ट क्लाइव ने एक गवर्नर सैंडर्स को कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर आक्रमण करने का परामर्श दिया। उसका परामर्श तुरंत ही स्वीकार कर लिया गया और क्लाइव का उद्देश्य अनवरुद्दीन का ध्यान त्रिचनापल्ली से हटाने का था और अब क्लाइव 200 अंग्रेज 300 भारतीय सिपाहियों के साथ कर्नाटक की ओर चल दिया और अगस्त 1751 में वह अर्काट पर विजय प्राप्त करने में सफल हो गया। चंदा साहब को जब इसका समाचार मिला तो उन्होंने अपने पुत्र रजा खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना अर्काट की ओर भेज दी और रजा खां ने क्लाइव को अर्काट में घेर लिया, परंतु क्लाइव भी 53 दिन तक भूख का सामना किया। यानी क्लाइव भी 53 दिन तक भूखा का सामना करता हुआ डटा रहा और इसी बीच एक अंग्रेज सेना मेजर लॉरेंस की अध्यक्षता में वहां पहुंच गई और रजा खां को विवश होकर अपना घेरा उठाना पड़ा और अर्काट की वजह से क्लाइव की ख्याति चारों ओर फैल गई। अब इसके पश्चात क्लाइव और लॉरेंस आगे बढ़े और उन्होंने चंदा साहब तथा फ्रांसीसी कमांडर लॉ को 1751 में पराजित करके त्रिचनापल्ली पर अधिकार कर लिया और चंदा साहब भाग गया तथा फ्रांसीसी कमांडर लॉ बंदी बना लिए गए, लेकिन शीघ्र ही चंदा साहब को भी पकड़कर उनका वध कर दिया गया। अब चंदा साहब के स्थान पर मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बन गया। डुप्ले की फ्रांस वापसी। अब पढ़ेंगे हम डुप्ले की फ्रांस वापसी। अब डुप्ले की फ्रांस वापसी, ऐसी परिस्थितियों में भी डुप्ले ने साहस नहीं छोड़ा। उसने शीघ्र ही मराठों और मैसूर के शासक का समर्थन प्राप्त कर लिया और तंजौर के शासक को त्रस्त रहने का परामर्श दिया और जनवरी 1753 में अपने पास के से 3.5 लाख पाउंड खर्च करके त्रिचनापल्ली का पुनः घेरा डाल दिया। और 1753 में साल भर कभी अंग्रेजों की जीत हुई थी तो कभी फ्रांसीसियों की। इधर उधर फ्रांस की सरकार ने डुप्ले को वापस बुलाने का निर्णय लिया और इधर ही डुप्ले ने को वापस बुलाने का निर्णय लिया क्योंकि वह अपनी आंतरिक समस्याओं के कारण डुप्ले की निरंतर युद्ध करने की नीति से तंग आ चुकी थी और डुप्ले को 1754 में फ्रांस वापस आना पड़ा और उसका उत्तराधिकारी बनकर चार्ल्स रॉबर्ट गोडेहेयू आया और गोडेहेयू ने आते ही अंग्रेजों से संधि वार्ता आरंभ कर दी। पांडिचेरी की संधि। 1755 में दोनों पक्षों में पांडिचेरी की संधि हो गई और युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के अनुसार अंग्रेज तथा फ्रांसीसी दोनों ही कंपनियों ने आश्वासन दिया कि वे भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी और दोनों ही पक्ष ने एक दूसरे के विजित प्रदेशों को वापस कर दिया और बुस्सी का हैदराबाद में रहना स्वीकार कर लिया गया और इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों ने भारतीय शासकों द्वारा प्रदत्त अवधियों का परित्याग कर देने का भी आश्वासन दिया। पांडिचेरी संधि की कटु आलोचना की जाती है। स्वयं डुप्ले ने कहा था कि गोडेहेयू ने अपने देश की बर्बादी तथा राष्ट्र के अपमान पर हस्ताक्षर किए हैं, ऐसा डुप्ले ने कहा था। इस कर्नाटक युद्ध का दूसरा दौर भी अनिश्चित रहा, परंतु स्थल पर अंग्रेज सेना की प्रधानता सिद्ध हुई तथा उनका प्रत्याशी मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बना और हैदराबाद में अभी भी फ्रांसीसियों की स्थिति सुदृढ़ रही तथा उन्होंने सूबेदार सलावत जंग से उत्तरी सरकार के 4 जिले मुस्तफानगर, एल्लोर, राजमुंद्री और श्रीकाकुल प्राप्त कर लिए। अब कर्नाटक का तीसरा युद्ध। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1758 से 1763 तक लड़ा गया। पांडिचेरी की संधि अस्थायी सिद्ध हुई क्योंकि इसका अनुमोदन दोनों देशों की सरकारों द्वारा किया जाना था, लेकिन 1756 में यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हो जाने के कारण भारत में भी दोनों पक्षों में युद्ध आरंभ हो गया। बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। भारत में अंग्रेज
प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से फ्रांसीसी सरकार ने अपने एक योग्य सेनापति काउंट डी लाली को एक विशाल सेना के साथ भारत भेजा। फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डी लाली को भेजा और लाली अप्रैल 1758 में भारत पहुंचा। उसके आने से पूर्व भी अंग्रेज बंगाल पर विजय प्राप्त कर चुके थे तथा अपनी स्थिति सुदृढ़ हो चुकी थी। 1757 में क्लाइव ने वॉटसन के सहयोग से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पर प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त करके बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। फ्रांसीसियों की फोर्ट सेंट डेविड पर विजय, ये क्या है? फ्रांसीसी सेनापति लाली ने आते ही अंग्रेजों के फोर्ट सेंट डेविड को घेर लिया और जून 1758 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। उसके उपरांत उसने तंजौर का घेरा डाल दिया तथा वहां के राजा से 56 लाख रुपए प्राप्त करने का प्रयास किया। यह घेरा काफी लंबा हो गया। अंततः अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाया और एक अंग्रेजी बेड़ा बंगाल से यहाँ पहुंच गया और अतः लाली को बाध्य होकर तंजौर का घेरा उठाना पड़ा और जिससे फ्रांसीसी प्रभाव को भारत में हानि हुई। अब मद्रास का घेरा, सेनापति लाली ने अब मद्रास का घेरा डालने की सोची और इस कार्य के लिए उसने हैदराबाद के सेनापति बुस्सी को बुला लिया। लेकिन बुस्सी को बुलाना लाली की महान भूल थी, क्योंकि बुस्सी हैदराबाद से हट जाने पर कर्नल फोर्ड ने उत्तरी सरकार पर अधिकार कर लिया। जब बुस्सी हैदराबाद से हटा तो कर्नल फोर्ड ने उत्तरी सरकार पर अधिकार कर लिया और डर के कारण निजाम सलावत जंग ने भी अंग्रेजों से मिल गए। सलावत जंग से निजाम वो भी अंग्रेजों से मिल गए। इधर फ्रांसीसियों ने मद्रास का घेरा डाल दिया, परंतु कोई विशेष सफलता नहीं मिली। इसी बीच वर्षा ऋतु समाप्त हो गई और अंग्रेज जहाज बेड़ा मद्रास में आ गए और अंत लाली को विवश होकर यह घेरा भी उठाना पड़ा। और इसी पर आरसी मजूमदार ने कहा है कि इस अपमानजनक असफलता ने भारत पर फ्रांसीसियों के भाग्य का सब प्रकार के द्वार बंद कर दिए थे। अब होता है बॉन्डीवास का युद्ध। बॉन्डीवास युद्ध को देखते हैं। मद्रास के घेरे के 1 वर्ष बाद तक अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के बीच छोटी छोटी झड़पें होती रहीं, जिनसे फ्रांसीसियों की स्थिति निरंतर खराब होती रही। 1759 ईस्वी के अंत में एक योग्य तथा अनुभवी अंग्रेजी सेनानायक सर आयरकूट ने एक विशाल सेना मद्रास पहुंचा और 1760 ईस्वी में अंग्रेज सेना ने फ्रांसीसी सेना को मद्रास में पांडिचेरी के स्थित बॉन्डीवास नामक स्थान पर बुरी तरह पराजित किया और फ्रांसीसी सेनापति बुस्सी को बंदी बना लिया और वास्तव में बॉन्डीवास का युद्ध निर्णायक युद्ध था। और इस युद्ध के संबंध में मॉलिसन ने कहा है कि इस युद्ध ने उस भवन को जिसे मार्टिन ड्यूमा तथा डुप्ले ने बनाया था धूल धूसरित कर दिया और 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को भी अपने अधिकार में कर लिया और अगले 1 वर्ष के भीतर फ्रांसीसी भारत में अपने सारे भूभाग खो बैठे और युद्ध का समापन पेरिस की संधि 1763 से हुआ था। अब पेरिस की संधि जो 10 फरवरी 1763 को हुई थी वो क्या थी? इसने यूरोप में फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के मध्य हुई थी और इसके फलस्वरूप भारत में दोनों पक्षों के मध्य युद्ध समाप्त हो गया था। और इसमें क्या था कि अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश जो फ्रांसीसियों के अधिकार में 1749 तक थे वापस कर दिए और फ्रांसीसियों के पास यह क्षेत्र भारत के आजाद होने तक रहा, किंतु साथ में यह शर्त लगा दी गई थी कि अब फ्रांसीसी सरकार भारत में सेना नहीं रखेंगे। और इसके उपरांत भारत में फ्रांसीसियों ने अंग्रेज का विरोध करना छोड़ दिया और व्यापार ही पर ही उनका ध्यान था। इस प्रकार पेरिस संधि के उपरांत भारत में फ्रांसीसी राज स्थापित करने के सारे स्वप्न समाप्त हो गए और अंग्रेजों के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया, क्योंकि पुर्तगालियों एवं डचों ने पहले भी पराजित हो चुके थे। और यहीं से अपना पहला चैप्टर समाप्त होता है। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन परीक्षा वाणी बुक से कंप्लीट समाप्त हो चुका है।